हेलो स्टूडेंट्स, मैं बलजीत चौधरी सेंट एस नजीदगढ़ से। आज हम स्टार्ट करेंगे 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। ठीक है, तो हमारा जो 12th क्लास का सिलेबस है वो राजस्थान बोर्ड की बुक के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। तो राजस्थान बोर्ड की जो बुक है उसमें फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। तो रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स पहले हम इसमें थोड़ा सा पढ़ लेते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इसमें हम पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, रिप्रोडक्शन होता क्या है, वो सब चीजें पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं लाइफ स्पान। लाइफ स्पान, लाइफ साइकिल भी इसको बोल देते हैं। ठीक है, तो लाइफ स्पान क्या होता है? एक कोई भी ऑर्गेनिज्म हम ले, उस ऑर्गेनिज्म के बर्थ से लेके उसकी नेचुरल डेथ तक, बर्थ से लेके नेचुरल डेथ के बीच का जो टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड को हम कहते हैं लाइफ स्पान। उस टाइम पीरियड को हम कहते हैं लाइफ स्पान। ठीक है, इस लाइफ स्पान में कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, कौन कौन सी फेज होती हैं? तो तीन मेन फेज होती हैं लाइफ स्पान में। तीन मेन फेज होती है। सबसे पहली फेज जो होती है वो होती है जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज, ठीक है। जुवेनाइल फेज जो है, जुवेनाइल मेनली टर्म यूज करते हैं हम एनिमल्स के लिए, यहां पर प्लांट्स के लिए वेजिटेटिव फेज यूज कर लीजिए। वेजिटेटिव फेज यूज करते हैं। ठीक है, तो जुवेनाइल फेज हमारी जो होती है, इसके अंदर क्या होता है? कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसने यहाँ पे बर्थ, उसका बर्थ हुआ, उसका जन्म हुआ, जन्म होते ही सीधा तो है नहीं कि वो रिप्रोडक्शन करने लगेगा, वो क्या करेगा? धीरे धीरे ग्रोथ करेगा। तो इस जुवेनाइल फेज में उसकी मेंटल और फिजिकल ग्रोथ होती है। तो इस जुवेनाइल फेज में क्या होगा? मेंटल और फिजिकल ग्रोथ, मेंटल और फिजिकल ग्रोथ होगी। जब वो मेंटली और फिजिकली फिट हो जाएगा, मेंटल और फिजिकली ग्रोथ कंप्लीट कर लेगा अपनी, उसके बाद में जब ये मेंटल और फिजिकल ग्रोथ हो रही होगी, उसी टाइम पीरियड में, इसी फेज में उसमें क्या होगा? उसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो भी क्या होंगे? ग्रोथ करेंगे, वो भी मैच्योर हो जाएंगे। और एक जुवेनाइल फेज जब खत्म होगी, वहां आते आते वो क्या करेगा? रिप्रोडक्शन के लिए मैच्योर हो जाएगा। तो रिप्रोडक्शन के लिए जब मैच्योर हो जाएगा, उस स्टेज में जिसमें वो रिप्रोडक्शन के लिए मैच्योर होने के बाद में रिप्रोडक्शन करेगा, उसको हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक है। जुवेनाइल फेज में क्या करेगा? मेंटल और फिजिकल ग्रोथ करेगा। मेंटली और फिजिकली ग्रोथ करने के बाद में, मैच्योर होने के बाद में, रिप्रोडक्शन के लिए जब वो मैच्योर हो जाएगा तो रिप्रोडक्शन करेगा। जिस फेज में वो रिप्रोडक्शन करता है उसे हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव फेज। क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव फेज। ठीक है, अब उसके लाइफ स्पान में रिप्रोडक्टिव फेज जब कंप्लीट होगी, उसके बाद में एक ऐसी फेज आएगी जहां पर उसके सेल्स और टिश्यूज जो होंगे वो डीजनरेट होना चालू होंगे, और डीजनरेट होते होते धीरे धीरे क्या होगा? एक फाइनल टाइम ऐसा आएगा जहां पे जाके वो क्या हो जाएगा? उसकी डेथ हो जाएगी, वो डेड हो जाएगा। ठीक है, और इस लास्ट वाली फेज को, रिप्रोडक्टिव फेज और डेथ के बीच का जो टाइम पीरियड है, इसके बीच की जो फेज है, उसको कहते हैं ओल्ड एज। ठीक है, तो लाइफ स्पान क्या होगा? किसी भी ऑर्गेनिज्म के टाइम पीरियड बिटवीन बर्थ टू नेचुरल डेथ। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के बर्थ से नेचुरल डेथ के बीच का जो टाइम पीरियड होगा, उस टाइम पीरियड को हम कहते हैं लाइफ स्पान। किसी भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पान हम देखेंगे तो उसमें मेनली तीन फेज होती है। सबसे पहले जुवेनाइल फेज, उसके बाद में रिप्रोडक्टिव फेज, और सबसे लास्ट ओल्ड एज। ठीक है, बर्थ होगा, बर्थ होने के बाद में क्या करेगा? मेंटली और फिजिकली ग्रोथ करेगा। जब वो फिजिकली और मेंटली ग्रोथ कर लेगा, मैच्योर हो जाएगा, मैच्योरिटी के बाद में, जब इसमें एक मैच्योरिटी आ जाएगी, मैच्योरिटी के बाद में ये क्या करेगा? रिप्रोडक्शन के लिए रेडी रहेगा, रिप्रोडक्शन के लिए रेडी रहेगा। क्योंकि जुवेनाइल फेज जब चल रही थी, मेंटल और फिजिकल ग्रोथ जब हो रही थी, उसी टाइम उसमें क्या हो रहेगा? क्या होती रहेगी? जेनेटल ग्रोथ भी होती रहेगी, जेनेटल मैच्योरिटी भी आती रहेगी। जब ये मैच्योर हो जाएगा, उसके बाद में जो फेज आएगी
वो होगी रिप्रोडक्टिव फेज। इस रिप्रोडक्टिव फेज में क्या करेगा, ये रिप्रोडक्शन करेगा और अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करेगा, नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करेगा जिसको ऑफस्प्रिंग हम कहते हैं, ठीक है। तो अपने जैसे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, एक फेज ऐसी आएगी रिप्रोडक्टिव फेज कंप्लीट होने के बाद में, जब इसमें क्या होता रहेगा, धीरे धीरे सेल्स और टिश्यू में डीजनरेशन होने लगेगा, इसका जो सेल्स और टिश्यू जो है वो डीजनरेट होने लगेंगे। फाइनली ये कहां पहुंच जाएगा, अपनी डेथ पे पहुंच जाएगा, डेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो टाइम पीरियड है ये होगा ओल्ड एज। तो ओल्ड एज में क्या होगा, डीजनरेशन ऑफ सेल्स एंड टिश्यू, डीजनरेशन ऑफ सेल्स एंड टिश्यू। तो ये है एक लाइफ स्पान। हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव फेज के बारे में, हम मेनली पढ़ेंगे इसके बारे में, रिप्रोडक्टिव फेज के बारे में। अब हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि जुवेनाइल फेज में वो क्या करेगा, मेंटल और फिजिकल ग्रोथ करेगा। ग्रोथ कंप्लीट हो जाएगी, जब वो मैच्योर हो जाएगा उसके बाद में वो क्या करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन करेगा क्या, ठीक है। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आता है कि वो रिप्रोडक्शन करेगा क्या, उसको आवश्यकता क्या थी, क्या नेसेसिटी आ गई थी कि उसको रिप्रोडक्शन करना पड़ा, ठीक है। हम देख रहे हैं कि जो भी स्पीसीज हैं अर्थ पे, जो भी स्पीसीज है वो बहुत से टाइम से चली आ रही है, बहुत टाइम से चली आ रही है। जैसे ह्यूमन की ही हम बात करें, ह्यूमन बहुत पहले बना था और आज भी अस्तित्व में है, ठीक है। तो इससे ये साबित होता है कि कोई ना कोई ऐसी प्रोसेस चल रही होगी जिससे क्या हो रहा होगा, कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसको आज देख रहे हो और जो लाखों वर्ष पहले भी था, इन लाखों वर्षों के दौरान क्या किया होगा उसने। ये तो है नहीं कि उस टाइम जो ऑर्गेनिज्म था वही आज है, उसके जैसे ऑर्गेनिज्म है। तो मतलब जो पहला ऑर्गेनिज्म था उसने क्या किया, अपने जैसे और ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस किए होंगे, उन्होंने फिर अपने जैसे प्रोड्यूस किए, फिर उन्होंने अपने जैसे प्रोड्यूस किए। तो ये प्रोडक्शन की जो प्रक्रिया थी, ये प्रोसेस जो थी ये चल रही थी, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन की नेसेसरी इसीलिए होता है रिप्रोडक्शन, क्योंकि इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस में अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म डेवलप किए जाते हैं, नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस किए जाते हैं, और वो ऑर्गेनिज्म क्या करते रहते हैं, स्टेबिलिटी बनाए रखते हैं स्पीसीज की। तो तुमसे कोई पूछ ले कि रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, तुम ये बताओगे कि किसी भी स्पीसीज की स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए, नेचर में उसको स्टेबल रखने के लिए क्या क्या जरूरी है, रिप्रोडक्शन जरूरी है, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन होता क्या है, रिप्रोडक्शन होता क्या, रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। क्या होता है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। इस बायोलॉजिकल प्रोसेस में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म, मान लो ये कोई एक ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू अपने जैसा नया ऑर्गेनिज्म डेवलप करेगा। जैसा ये खुद था वैसा ही नया ऑर्गेनिज्म डेवलप करेगा। उस ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट की जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, इस बायोलॉजिकल प्रोसेस को मैं क्या कह देता हूं, रिप्रोडक्शन कह देता हूं। तो रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन में हम क्या कहेंगे कि एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसा नया ऑर्गेनिज्म डेवलप करता है, और वो जो नया ऑर्गेनिज्म ये डेवलप करेगा उसको कहते हैं अपन ऑफस्प्रिंग। क्या कहते हैं, ऑफस्प्रिंग, ठीक है। रिप्रोडक्शन में क्या होगा, एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसा नया ऑर्गेनिज्म डेवलप कर रहा है, और उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या कह रहे हैं, ऑफस्प्रिंग कह रहे हैं। उस नए जो ऑर्गेनिज्म बन रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं, ऑफस्प्रिंग कह रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन क्या होगा, रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ए ऑर्गेनिज्म राइज टू यंगर वंस, और उस यंगर वंस जो होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, ऑफस्प्रिंग सेम एज, मतलब ये ऑर्गेनिज्म अपने जैसे सेम एज, जैसा ये खुद है वैसे ही एक नए ऑफस्प्रिंग को अगर प्रोड्यूस कर रहा है, तो उस प्रोसेस को मैं क्या कह रहा हूँ, रिप्रोडक्शन कह रहा हूँ, ठीक है। रिप्रोडक्शन जो होता है बहुत से फैक्टर्स पर डिपेंड होता है, लेकिन मेनली 3 फैक्टर्स जो है वो इसको क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। कौन कौन से, सबसे पहला तो होता है हैबिटेट कैसा है, हैबिटेट कैसा है, ठीक है। दूसरा इसकी इंटरनल फिजियोलॉजी, इंटरनल फिजियोलॉजी, और तीसरा और जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं,
एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन क्या हुआ? रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर रहा है, उसको हम क्या कह रहे हैं? रिप्रोडक्शन। और जो नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं? ऑफस्प्रिंग। फिर उसके बाद में हमने ये कहा कि रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है वो तीन फैक्टर्स पे, कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड होती है, कुछ फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं। वो फैक्टर कौन कौन से हैं? एक तो ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट, दूसरा उसका इंटरनल फिजियोलॉजी और तीसरा उसके एनवायरमेंटल फैक्टर। ठीक है, तो ये तो था रिप्रोडक्शन। अब आगे हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है, कौन कौन से टाइप होते हैं रिप्रोडक्शन के, और उन टाइप्स का किस बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हमारा है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन जो है मेनली दो टाइप का होता है। पहला एसेक्सुअल, दूसरा सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, पहले हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सबसे पहले हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है? एक सिंगल पेरेंट, क्या सिंगल पेरेंट, सिंगल ऑर्गेनिज्म, ये एक सिंगल ऑर्गेनिज्म या सिंगल पेरेंट क्या करेगा? अपने जैसा नया प्रोजेनी डेवलप करे, नई ऑफस्प्रिंग डेवलप करे, अपने जैसा नया ऑर्गेनिज्म डेवलप करे, तब उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम ये पूछेंगे कि सर कोई भी एक सिंगल ऑर्गेनिज्म डेवलप कर रहा है, ठीक है, हाँ कोई सिंगल ऑर्गेनिज्म होगा तभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, लेकिन उसमें कंडीशन ये होनी चाहिए कि वो जो सिंगल ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर हो सकता है कि गैमेट फॉर्मेशन हो रहा हो और हो सकता है गैमेट फॉर्मेशन नहीं भी हो रहा हो, लेकिन गैमेट का फ्यूजन कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा? मेन शर्त क्या होगी कि फ्यूजन जो हो, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स क्या होना चाहिए? एब्सेंट होना चाहिए। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा? सिंगल पेरेंट्स कंप्लीट करेगा, हो सकता है उसमें गैमेट फॉर्मेशन हो सकता है उसमें गैमेट फॉर्मेशन नहीं हो, लेकिन गैमेट का फ्यूजन नहीं होगा, गैमेट का फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हम क्या कहेंगे कि सिंगल पेरेंट कंप्लीट करेगा, हो सकता है उसमें विद द गैमेट फॉर्मेशन और विदाउट द गैमेट फॉर्मेशन, बट और फ्यूजन ऑफ गैमेट, बट फ्यूजन ऑफ गैमेट ऑलवेज एब्सेंट रहेगा, फ्यूजन ऑफ गैमेट ऑलवेज एब्सेंट रहेगा। ठीक है, दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि दो ऑर्गेनिज्म होते हैं, दो ऑर्गेनिज्म होंगे, दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म होंगे, एक में वो दोनों ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो अपोजिट सेक्स वाले होने चाहिए, एक मेल दूसरा फीमेल। ये दोनों ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे? एक नया ऑफस्प्रिंग डेवलप करेंगे, एक नया ऑफस्प्रिंग डेवलप करेंगे। उसके लिए कंडीशन ये होगी कि गैमेट फॉर्मेशन भी होगा और गैमेट फ्यूजन भी होगा। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कंडीशन क्या रखेंगे? पहला तो ये कि टू पेरेंट या टू ऑर्गेनिजम्स, टू ऑर्गेनिज्म विद अपोजिट सेक्स, अपोजिट सेक्स। ठीक है, इधर से दो ऑर्गेनिज्म दोनों अपोजिट सेक्स वाले होने चाहिए, यानी एक तो क्या होगा? मेल होगा, दूसरा क्या होगा? फीमेल होगा। ये मेल और फीमेल क्या करेंगे? दोनों मिलकर एक नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करें, नया एक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करें, और वो ऑर्गेनिज्म जब प्रोड्यूस करेंगे तो उस प्रोसेस में फॉर्मेशन ऑफ गैमीट भी होगा, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट भी होगा एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट भी होगा, फ्यूजन ऑफ गैमीट भी होगा। ठीक है, फॉर्मेशन एंड फ्यूजन दोनों होगा, फॉर्मेशन और फ्यूजन दोनों होगा। एक बार दोबारा एसेक्सुअल को देख लेते हैं, फिर अपन थोड़ा सा सेक्सुअल को डिटेल में पढ़ेंगे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा उसमें क्या होगा? एक सिंगल पेरेंट क्या करेगा? नई ऑफस्प्रिंग को डेवलप करेगा या नए ऑर्गेनिज्म को डेवलप करेगा, किससे? गैमीट का फॉर्मेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन गैमीट का फ्यूजन कभी नहीं होगा, ये हमारे को याद रखना है। एक और टर्म एसेक्सुअल के लिए एपोमिक्सिस टर्म भी दी जाती है, एपोमिक्सिस टर्म
टर्म भी दी जाती है, याद रख लेना। ये तो हो गया हमारा एसेक्सुअल। अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि प्रोसेसिंग में होता क्या है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मैंने क्या चीजें बताई, एक तो ये बताया कि दो ऑर्गेनिज्म भाग लेंगे और दो ऑर्गेनिज्म उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और दोनों ऑर्गेनिज्म कैसे होंगे, अलग अलग सेक्स वाले होंगे, अपोजिट सेक्स वाले होंगे, मेल एंड फीमेल, ठीक है। गैमेट का फॉर्मेशन भी होगा और गैमेट का फ्यूजन भी होगा। तो इधर देखो, ये हो गया आपका मेल और ये हो गया आपका फीमेल, ठीक है। मेल जो होगा वो क्या करेगा, मेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा, मेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा। फीमेल जो होगा वो फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा। मेल गैमेट मेल जो होगा मेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा, फीमेल जो होगा वो फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अब दोनों गैमेट एक दूसरे के पास आएंगे और पास आने के बाद में दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज होंगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्यूजन ऑफ गैमेट्स और इसी को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है। मेल से मेल गैमेट, फीमेल से फीमेल गैमेट। जनरल कंडीशंस में क्या होता है कि फीमेल गैमेट जो होता है वो शेप में थोड़ा बड़ा होता है और नॉन मोटाइल होता है। मेल गैमेट जो होता है वो छोटा होता है और मोटाइल होता है। एक और डिफरेंस दोनों में याद रख लेना कि फीमेल गैमेट जो होते हैं वो जनरली क्या होता है, एक ही बनता है। मैक्सिमम फीमेल्स में क्या होता है, एक ही गैमेट बनता है, जबकि मेल गैमेट जो होते हैं लार्ज स्केल पे डेवलप होते हैं, लार्ज नंबर में डेवलप होते हैं, ठीक है। तो ये मेल गैमेट मोटाइल है तो ये जाएगा किसके पास में, फीमेल गैमेट के पास में जाएगा और वहां जाने के बाद में क्या होगा, दोनों गैमेट्स में फ्यूजन होगा और उसी फ्यूजन को हम बोल देते हैं फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन, ये फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसी कारण ये जो रिप्रोडक्शन था इसको हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या हो गई, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये हो गई कि जो गैमेट्स बनेंगे वो गैमेट्स एक दूसरे के साथ फ्यूज होने चाहिए। अगर वो एक दूसरे के साथ फ्यूज नहीं हो रहे तो हम उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कहेंगे। तो यहां से गैमेट्स का फ्यूजन हुआ, गैमेट्स का फ्यूजन को हमने बोल दिया फर्टिलाइजेशन बोल दिया। यहां से क्या होगा, जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो एक कंप्लीट अपना मैच्योरेशन करने के बाद, सॉरी अपना मतलब कंप्लीट जब ये मैच्योर हो जाएगा, कंप्लीट डेवलपमेंट इसका हो जाएगा, उसके बाद में होगा इसका पार्चुरेशन या बर्थ। उससे हमारे को क्या मिलेगा, एक नया ऑर्गेनिज्म मिलेगा। ये नया ऑर्गेनिज्म जो होगा वो कैसा होगा, अपने पेरेंट्स जैसा होगा, अपने पेरेंट्स जैसा होगा। इसमें कुछ कैरेक्टर्स मेल कहेंगे, कुछ के कैरेक्टर्स फीमेल कहेंगे, यानी इसमें मदर एंड फादर दोनों के कैरेक्टर होंगे, लेकिन इसके जो बेसिक कैरेक्टर्स होंगे वो कैसे होंगे, अपने पेरेंट्स के जैसे होंगे। अब ये मेल डेवलप होगा या फीमेल डेवलप होगा वो हम आगे पढ़ेंगे कि कब मेल बनता है कब फीमेल बनता है, लेकिन अभी हमारे को जो याद रखना है वो ये सेक्सुअल जो होता है एम्फीमिक्सिस इसको कहते हैं। एम्फीमिक्सिस भी एक टर्म यूज की जाती है, एसेक्सुअल के लिए हम यूज कर रहे थे एपोमिक्सिस, यहाँ पर एम्फीमिक्सिस यूज किया जाता है टर्म। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा क्या, जब दो ऑर्गेनिज्म अपोजिट सेक्स वाले मिलकर गैमेट फॉर्मेशन एंड गैमेट फ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे, तब उसे क्या कहेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्रोसेस में होता क्या है, दो ऑर्गेनिज्म अपोजिट सेक्स वाले मेल एंड फीमेल, मेल से मेल गैमेट डेवलप होगा, फीमेल से फीमेल गैमेट डेवलप होगा। फीमेल गैमेट कैसा होगा, जनरली क्या होगा, लेस इन नंबर्स, लिख देते हैं लेस इन नंबर, ठीक है, बिग बड़ा होगा साइज में, ठीक है, नॉन मोटाइल। ये जनरल है, ऐसा नहीं है कि सभी में ऐसा होता है, जनरल कंडीशंस बता रहा हूं मैं। मेल गैमेट कैसा होगा, मोर इन नंबर, मोर इन नंबर, ठीक है। दूसरा स्मॉल, साइज जो होगा वो छोटा होगा, ठीक है। और कैसा होगा, मोटाइल होगा, मोटाइल होगा, ठीक है। तो ये मेल गैमेट मोटाइल होने की वजह से मूवमेंट करता हुआ किसके पास जाएगा, फीमेल गैमेट के पास। जब ये फीमेल गैमेट के पास पहुंचेगा दोनों गैमेट एक दूसरे के साथ फ्यूज होंगे। गैमेट के इस फ्यूजन को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और जहां पर भी गैमेट फ्यूजन या गैमेट
सॉरी फर्टिलाइजेशन हो रहा है उसे हम क्या कह देते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इस प्रोसेस के बाद में क्या होगा, एक जाइगोट डेवलप होगा, जाइगोट डेवलप होने के बाद में क्या होगा, एम्ब्रियो डेवलप होगा, और ये एम्ब्रियो मैच्योरेशन के बाद में इसका क्या होगा, पार्चुरेशन होगा, बर्थ जिसको हम बोलते हैं, और हमारे को क्या मिल जाएगा, एक नया ऑर्गेनिज्म मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा बेसिक मेल सॉरी सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेन डिफरेंस क्या होता है वो हम देखेंगे। नेक्स्ट हमारा है डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, सिंगल पेरेंट भाग लेगा, सिंगल पेरेंट होगा, ठीक है, एक ही पेरेंट क्या करेगा, नया ऑर्गेनिज्म डेवलप करेगा। यहां पर क्या होगा, दो ऑर्गेनिज्म विद अपोजिट सेक्स, ठीक है। गैमीट फॉर्मेशन प्रेजेंट, मे बी प्रेजेंट और एब्सेंट। तो गैमीट फॉर्मेशन प्रेजेंट भी हो सकता है और एब्सेंट भी हो सकता है। यहां पर क्या होगा, गैमीट फॉर्मेशन ऑलवेज प्रेजेंट, गैमीट फॉर्मेशन ऑलवेज प्रेजेंट, मतलब गैमेट फॉर्मेशन होगा ही होगा, क्योंकि गैमेट फॉर्मेशन अगर नहीं हुआ तो गैमेट का फॉर्मेशन नहीं हुआ तो फ्यूजन नहीं होगा, फ्यूजन नहीं होगा तो हमारे पास क्या होता है, जब तक फ्यूजन नहीं होगा तब हम उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं बोल सकते। और फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, कभी नहीं होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, ठीक है। और यहां पर फ्यूजन जो होगा हमेशा होगा, क्योंकि जब तक फ्यूजन नहीं हुआ तब तक हम उसको क्या कहेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे, ठीक है। तो यहां पर मियोसिस एब्सेंट होगा, मियोसिस एब्सेंट होगा, और यहां पर मियोसिस क्या होगा, प्रेजेंट होगा। अब सर मियोसिस की जरूरत कहां पे पड़ी, जरूरत ये पड़ती है कि हमारे जो जनरल सेल्स होते हैं, जनरल सेल्स जो होते हैं, सोमेटिक सेल्स जो होते हैं, वो कैसे होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं, टू एंड होते हैं, ठीक है। सोमेटिक सेल्स और साइनेप्टिक सेल्स जो जनरल सेल्स जो होंगे वो टू एंड होते हैं, मतलब उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जैसे ह्यूमन के एग्जांपल की बात करूं तो 46 होते हैं, लेकिन हमारे जो गैमीट्स होते हैं उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहते हैं, हाफ रहते हैं, मतलब हैप्लॉइड कंडीशंस में रहते हैं। तो जैसे ह्यूमन की बात करूं तो मैं यहां पर 2n = 46 और n = 23, ठीक है। क्यों सर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, n = 23, यहां पे तो नहीं हुआ। अगर सोचो ये नहीं होता, मियोसिस नहीं होता, ठीक है, तो 2n की जगह 2n ही रहता, तो जो मेल गैमीट बनता, मेल गैमीट में कितने होते हैं, 2n होते, और फीमेल गैमीट में कितने होते हैं, 2n होते। तो 2n और 2n दोनों फ्यूज होकर जो नया बनता उसमें कितने हो जाते, 4n। तो ये जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते, इंक्रीज हो जाते, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज हो नहीं सकते जब जितने उसके पेरेंट्स में उतने ही होंगे। तो इसके लिए क्या होता है, यहाँ पर जो मियोसिस होता है, तो मियोसिस में क्या होगा, 2n से n, डिप्लॉयड कंडीशन से हैप्लॉइड कंडीशन बनती है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ रह जाते हैं, ठीक है। तो हाफ हो जाएंगे तो जैसे मेल के अंदर कितने थे, 46 2n, ठीक है। इसका जो गैमेट बनेगा उसमें कितने होंगे, 23 n, और जो फीमेल थी उसमें कितने थे, 46 2n, इसमें भी कितने रहेंगे, 23 n, ठीक है। और दोनों मिलकर वापस कितने हो जाएंगे, 46 n, सॉरी 2n। तो जैसे पेरेंट्स में थे नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जितने क्रोमोसोम पेरेंट्स में थे उतने ही क्या रहेंगे, ऑफस्प्रिंग में रहेंगे, एक तो ये होगा, ठीक है। अगली चीज रिकॉम्बिनेशन एब्सेंट रहता है, रिकॉम्बिनेशन एब्सेंट, रिकॉम्बिनेशन एब्सेंट, और यहां पर क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन प्रेजेंट होगा।
कि सर रिकॉम्बिनेशन क्या होगा? रिकॉम्बिनेशन में ये होता है कि दोनों के जो मेल और फीमेल के जीन जो होते हैं वो एक दूसरे पे आपस में ट्रांसफर होने से नए जीन बनते हैं, बेटर जीन्स जो होते हैं वो आते हैं। तो सर वो कहाँ पे होता है? हमने पहले कभी 11वीं क्लास में पढ़ाई होगा सेल डिवीजन। 11वीं क्लास में जब हम सेल डिवीजन पढ़ रहे थे तब हमने ये पढ़ा था कि मियोसिस जो होता है वो दो स्टेप में कंप्लीट होता है, एक मियोसिस फर्स्ट और एक मियोसिस सेकंड। ठीक है, तो मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होते हैं। मियोसिस फर्स्ट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। और मियोसिस सेकंड क्या होता है? मियोसिस सेकंड तो मिटोसिस जैसा ही होता है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं। तो मियोसिस फर्स्ट जब हम पढ़ रहे थे तब हमने वहां उसकी फर्स्ट जो फेज होती है, फर्स्ट स्टेज जो होती है वो होती है प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट की 5 सब स्टेजेस होती हैं, उनमें एक स्टेज होती है, वो स्टेजेस कौन सी थी? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। तो पैकाइटीन स्टेज जो होती है वहां पर होता है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है? जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड का जो जीन्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर ट्रांसफर हो जाते हैं। उससे क्या होता है? हमारे पास नए रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्राप्त होते हैं, नए रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमको मिलते हैं। तो इसीलिए हमने क्या कहा कि रिकॉम्बिनेशन यहाँ तो क्या होगा? एब्सेंट, क्योंकि यहाँ तो मियोसिस हो ही नहीं रहा, यहाँ मियोसिस हो रहा है मतलब नए रिकॉम्बिनेंट डीएनए, नए रिकॉम्बिनेशन मेरे पास बन रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? रिकॉम्बिनेशन एब्सेंट और यहाँ पर क्या होगा? रिकॉम्बिनेशन प्रेजेंट। अब यहाँ रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा, रिकॉम्बिनेशन नहीं होने से क्या होगा? इसमें जो ऑफस्प्रिंग बनेगी वो एग्जैक्ट अपने पेरेंट्स जैसी होगी, एग्जैक्ट अपने पेरेंट्स जैसी होगी। मतलब उसके, ये एक बार उतार लो, इसके आगे का हम देखते हैं। ठीक है, आप या तो इसको पॉज कर लेना या इसको बस रोक के इसका स्क्रीन शॉट लेके रख लेना। ठीक है, तो अब जब रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा तो इसकी जो ऑफस्प्रिंग होगी वो एग्जैक्ट अपने पेरेंट्स जैसी होगी। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि वो एग्जैक्ट अपने पेरेंट्स की फोटोकॉपी होगी, जैसे उसके पेरेंट्स थे वो वैसी ही होगी। कैसे? किसमें? मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकल characters same as parents। ठीक है, तो इसके जो मॉर्फोलॉजिकल और जेनेटिक कैरेक्टर होंगे वो क्या होंगे? अपने पेरेंट्स के सेम होंगे, जैसे उसमें उसके पेरेंट्स में मॉर्फोलॉजिकल और जेनेटिक कैरेक्टर थे वैसे ही यहाँ पर होंगे। यहाँ पर क्या होगा कि ये कैरेक्टर्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट होते हैं। और वो डिफरेंस किसकी वजह से आता है? डिफरेंस आता है रिकॉम्बिनेशन की वजह से, डिफरेंस आता है मियोसिस की वजह से, मियोसिस में होने वाले क्रॉसिंग ओवर की वजह से आता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? मॉर्फोलॉजिकल और जेनेटिकल कैरेक्टर सेम होंगे और वहां पर क्या होंगे? डिफरेंस होंगे। एक और चीज याद रखनी है कि यहाँ पर जितनी भी ऑफस्प्रिंग बनेगी, जितनी भी ऑफस्प्रिंग बनेगी, मान लो ये एक ऑर्गेनिज्म है ए, इसने ये जितनी भी ऑफस्प्रिंग बनाएगा वो सब इसी के जैसी होंगी, वो सब क्या होंगी? इसी के जैसी होंगी। और ये ना सिर्फ इसके जैसी होंगी, अभी इसके ये जो सिबलिंग्स है, इनको सिबलिंग्स बोलते हैं, ये आपस में भी क्या होंगे? सेम होंगे, ये आपस में भी क्या होंगे? सेम होंगे। और इस टाइप की जो ऑफस्प्रिंग्स होती हैं इनको हम क्लोन कहते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग जो होगी वो एग्जैक्ट अपने पेरेंट्स की फोटोकॉपी होगी, उसके जेनेटिकल और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स अपने पेरेंट्स के एग्जैक्ट कॉपी होंगे, एग्जैक्ट सेम होंगे, और उसकी जो सिबलिंग्स होंगे वो भी एक साथ एक ही जैसे होंगे। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? जेनेटिकल कैरेक्टर्स जो होंगे वो डिफरेंट होंगे, और वो डिफरेंस किसकी वजह से आता है? मियोसिस की वजह से, रिकॉम्बिनेशन की वजह से, या क्रॉसिंग ओवर, जो भी आप बताना चाहो वो बता सकते हो। तो यहां से जो इसमें डिफरेंस आता है, अब आप ये पूछ सकते हो कि सर कई बार हम ये देखते हैं कि कोई भी जो होते हैं, दो सिबलिंग्स जो होते हैं वो एग्जैक्ट सेम हो जाते हैं, दो सिबलिंग्स जो होते हैं वो सेम होते हैं। वो प्रोसेस कैसे होती है? वो जब हम
ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे वहां पर पढ़ेंगे कि वो कैसे होती है। लेकिन अभी सब आपको ये याद रखना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिकल और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स डिफरेंट होते हैं किससे, अपने पेरेंट्स से, जबकि एसेक्सुअल में क्या होता है, सेम होते हैं। और ऐसी स्पीशीज को हम क्या कहते हैं, ऐसी ऑफस्प्रिंग्स को हम क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। क्लियर? तो ये था सेक्सुअल और एसेक्सुअल के बीच में डिफरेंस, एक बार आप बता रहा हूं, उसके बाद में आगे देखते हैं। तो ये तो है अपने जनरल रिप्रोडक्शन के बारे में। अब अपन अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते क्या, एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं, ठीक है। 11th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि आर.एच. व्हीटेकर जो था उसने जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उनके लिए क्लासिफिकेशन के लिए 5 किंगडम थ्योरी दी थी, जिसमें कौन कौन से किंगडम थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, ठीक है। तो प्लांट्स जो थे वो सारे एक किंगडम में रखे गए थे, किंगडम प्लांटी, ठीक है। उस किंगडम प्लांटी को भी फिर 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो सबसे जो एडवांस टाइप के प्लांट्स थे, जो सबसे एडवांस टाइप के प्लांट्स थे, उनको रखा गया था एंजियोस्पर्मिक क्लास में। कौन सी क्लास में? एंजियोस्पर्मिक क्लास में, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म में होता क्या है, फ्लावर जब आप लोगों ने पढ़ा होगा तब पढ़ा होगा कि इसमें 4 साइकिल होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। गाइनोसियम की जो यूनिट होती है उसको पिस्टिल या कार्पल कहते हैं, ठीक है। इसके 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, एंड ओवेरी, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी, ठीक है। 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी, ठीक है। ये जो ओवेरी होती है इसमें ओव्यूल्स होते हैं, ओवेरी जो होती है उसमें ओव्यूल्स होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं, ठीक है। अब हमने 4 साइकिल पढ़े थे, कैलिक्स और कोरोला। तो कैलिक्स और कोरोला जो थे वहां पे हमने ये कहा था कि ये दोनों तो क्या होते हैं, एसेसरी साइकिल्स होते हैं, और जो एंड्रोसियम और गाइनोसियम होता है वो क्या होता है, नेसेसरी साइकिल होते हैं, ठीक है। तो उसमें एंड्रोसियम जो होता है वो क्या करता है, मेल का मेल पार्ट होता है, एंड्रोसियम जो होता है मेल पार्ट होता है, ठीक है। वहां पर क्या बनते हैं, पोलन ग्रेन्स बनते हैं। वो पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर आते हैं, स्टिग्मा पर आने के बाद में उनमें जर्मिनेशन होता है और वो जाते हैं किसके पास में, ओव्यूल्स के पास में, और ओव्यूल्स के पास जाने के बाद में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो पोलन ग्रेन जो होते हैं वो मेल गेमीट होते हैं, ओव्यूल जो होता है वो फीमेल गेमीट होता है। दोनों में फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन हो गया तो मतलब क्या हो गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या होता है, स्टिग्मा और स्टाइल जो होता है वो तो डिस्ट्रॉय हो जाता है, स्टिग्मा और स्टाइल जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। और ओव्यूल जो होगा उससे बनता है सीड, और ओवेरी जो होता है ये इसके चारों तरफ एक कवरिंग प्रोटेक्ट बना लेता है और ये डेवलप करता है फ्रूट। ये क्या डेवलप करता है, फ्रूट, ठीक है। तो यहां से हमारे को ये एक चीज समझ में आई कि एंजियोस्पर्म का जो सीड होगा उसके बाहर कवरिंग होती है फ्रूट की, ठीक है। यहीं से इसका नाम निकल कर आता है, यहीं से इसका नाम निकल कर आता है एंजियोस्पर्मा। दो एंजियोस्पर्म जो होते हैं 2 वर्ड से मिलकर बना होता है, लैटिन के 2 वर्ड से, वर्ड मीनिंग होता है इसका एंजियो एंड स्पर्मा। एंजियो का मीनिंग होता है कवर, स्पर्मा का मीनिंग होता है सीड। तो यहाँ से वर्ड मीनिंग निकल जाता है कि कवर्ड सीड्स जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ऐसे प्लांट्स जिनके सीड जो होंगे वो कवर्ड हो तब प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं, एंजियोस्पर्म कहते हैं, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म जो होंगे सबसे मॉडर्न या सबसे जो मोस्ट एडवांस प्लांट्स जो होते हैं वो होते हैं, मोस्ट एडवांस होते हैं। 2 लैटिन वर्ड से मिलकर बनता है एंजियो वर्ड, स्पर्मा, एंजियो का मीन होता है कवर, स्पर्मा का मीन होता है सीड। और ये सीड और कवर कैसे बनता है ये हमने देख लिया कि पोलन ग्रेन जब आएगा, पोलन ग्रेन मेल गैमीट का
क्या करते हैं, मेल गैमीट होता है, मेल गैमीट जब फीमेल गैमीट के पास में आएगा, फर्टिलाइजेशन होगा, तो आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ओव्यूल्स होते हैं वो सीड में डेवलप हो जाते हैं और इसके चारों तरफ, इसके चारों ओर क्या कर देता है, ओवेरी जो होता है वो फ्लूइड में डेवलप होके इस सीड के चारों तरफ एक कवरिंग बना लेता है, कवरिंग फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे को पता चल गया कि एंजियोस्पर्म जो होते हैं मोस्ट एडवांस प्लांट्स होते हैं। इसकी दो क्लास होती हैं, मोनोकोट एंड डाइकोट, वो अपन आगे पढ़ेंगे। वैसे तो 11th क्लास में पढ़ चुके मोनोकोट और डाइकोट क्या होते हैं वो पढ़ लिया तुमने। उसके बाद में एनाटॉमी में तुमने पढ़ा कि मोनोकोट रूट और डाइकोट रूट में क्या डिफरेंस होता है, दोनों के स्टेम में क्या डिफरेंस होता है, दोनों के लीव्स में क्या डिफरेंस होता है, वो सारी चीजें तो आप 11th क्लास में पढ़ चुके। यहाँ पर बस एक जनरल इंट्रोडक्शन के लिए हम ये चीज पढ़ रहे हैं कि एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं उसमें क्या होता है, सीड जो होता है वो कवर्ड होता है किससे, फ्लूइड से कवर्ड होता है, मोस्ट एडवांस प्लांट्स होते हैं। तो ये तो था एंजियोस्पर्म का एक जनरल इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो यहाँ अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि एंजियोस्पर्म में रिप्रोडक्शन कौन कौन से टाइप का होता है। तो रिप्रोडक्शन के दो टाइप, एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों होंगे। एसेक्सुअल किन मेथड से होता है, सेक्सुअल किस मेथड से होता है। सेक्सुअल के अंदर तो सेक्सुअल मेथड, सेक्सुअल जब पढ़ेंगे हम तो वहाँ पे तो हमने ये पढ़ा था कि सेक्सुअल में तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट चाहिए होंगे हमारे को। तो मेल गैमेट का फॉर्मेशन किस मेथड से होता है, फीमेल गैमेट का मेथड किस मेथड से होता है, फिर दोनों एक दूसरे के पास कैसे आते हैं जिसको हम पॉलिनेशन कहते हैं, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो इसके टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट से के साथ हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।